तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हो तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है इन सारे प्रश्न को। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। ओके, और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाओ कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अब बताओ आप सभी कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या फिर बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा इसका सही जवाब? मैं बता दूं, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति, मोहन राकेश की रचना का नाम है सिपाही की मां, नामवर सिंह की रचना का नाम है प्रगीत और समाज, और बालकृष्ण भट्ट आपसे पूछा गया बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, जो कि आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। अब बताओ आप सभी कि तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। कामायनी, उर्वशी, रामचरितमानस या फिर साकेत। क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से लगाओ आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ काव्य है, महाकाव्य है तुलसीदास जी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है। अब बताएंगे आप सभी कि जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है। भगत सिंह की, बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से आप सभी चैट सेक्शन में लगाते चलो और आज के इस इंपॉर्टेंट सवाल को अच्छे से क्लास में ही याद कर लेना। देखिए, मैं बता दूं, जैसा काम वैसा परिणाम रचना है बालकृष्ण भट्ट की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास का मूल नाम क्या था। अब बताओ जी, तुलसीदास का मूल नाम पूछा गया है। बम भोला, राम बोला, हरि बोला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, इनके मूल नाम था राम बोला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई कर दो, आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं। अब बताओ जी, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से लगाओ आप सभी। देखो जी, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो, 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंश का विशेषण क्या है। अब बताओ जी, अंश का विशेषक आंशिक। ऑप्शन नंबर डी में सही होगा। क्या? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, अंश का विशेषण होता है आंशिक। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? अब बताओ जी, गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बने थे 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। गुलेरी जी की रचना का नाम है उसने कहा था, और उसने कहा था जो प्रकाशित हुआ था 1915 ईस्वी में। यह भी ध्यान में रखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, तो 1915 लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, और यह भी पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, तो 3 कहानियां लिखी थी। यह भी ध्यान में रखिएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए, आखिरी कलाम किसकी रचना है। अब बताओ जी, आखिरी कलाम जो रचना है वो किसकी है। सूरदास की, तुलसीदास की, जैसी की या फिर शमशेर बहादुर सिंह की। ये आखिरी कलाम जो रचना है ना, ये मलिक मोहम्मद जैसी जी की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, और ये सूरदास और तुलसीदास की रचना है पद। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सूरदास का निधन कब हुआ था। अब बताओ जी, सूरदास का निधन कब हुआ था। 1478 में तो इनका जन्म हुआ था अनुमानतः। ये 1583 इनका निधन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि सूरदास का निधन हुआ था 1583 ईस्वी में। निधन का अर्थ हुआ मृत्यु। ओके, चलिए 10th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूरदास की कौन सी रचना है। अब बताओ जी, 4 ऑप्शन में सूरदास की कौन सी रचना है। भक्तमाल तो ये नाभादास की रचना है, रामचरितमानस ये तुलसीदास की रचना है, सूरसागर भाई ऑप्शन नंबर सी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। अब बताओ जी, फटाफट से लगाओ 11th का सही जवाब क्या होगा।
तो मैं बता दूं, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ, तो अमृतसर। क्या अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था। अब बताएंगे आप सभी कि जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहां हुआ था। राघोपुर दियारा, किताबपुर दियारा, या फिर बलिया, या फिर छपरा। क्या होगा इसका सही जवाब, तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर बी, यहां सीताब होगा जी। यहां सीताब होता है, सीताब दियारा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब, इस किताब को काट देना, सीताब होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आकाश का विलोम क्या होगा। देखिए ये 13 का सही जवाब क्या होगा, आप बताओ आकाश का विलोम क्या होगा। अंबर, पाताल, व्योम या फिर गगन। आकाश का उल्टा होता है पाताल। आकाश का विलोम पूछा गया है, पाताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, भूलिएगा मत। देखिए नर का विलोम क्या होगा, विलोम मतलब उल्टा, नर का विलोम नारी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखना आप सभी। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि माटी की मूर्तें रचना है। अब बताओ माटी की मूर्तें ये किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, आरसी प्रसाद सिंह की। तो यह रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। अब बताएंगे आप सभी कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु पूछा गया। दीक्षा गुरु भाई, एक थे शिक्षा गुरु और दूसरे थे दीक्षा गुरु। क्या होगा इसका सही जवाब, 16 का लगा आप सभी। तो मैं बता दूं दीक्षा गुरु थे नरहरि दास। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, दीक्षा गुरु नरहरि दास थे और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। क्या शिक्षा गुरु पूछता तो शेष सनातन लगाते, लेकिन नहीं, यहां दीक्षा गुरु हो जाएगा नरहरि दास। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सूर सरावली किसकी कृति है। अब बताओ जी सूर सरावली किसकी कृति है। सूरदास की, तुलसीदास की, नाभादास की, या फिर जयसी की। क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाओ आप सभी। तो ये भाई सूर सरावली देख के सूरदास मत लगाना, ये तुलसीदास की रचना है। क्या तुलसीदास की रचना। अगर यहाँ सूर सागर होता तो आप सूरदास लगाते तो चलता, लेकिन नहीं, यहाँ सूर सरावली पूछा गया है तो यह तुलसीदास की रचना है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, सूर सागर सूरदास, सूर सरावली तुलसीदास। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। घाट घाट का पानी पीना। अब बताओ आप सभी कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। प्यास लगना ये तो नहीं होगा, बहुत अनुभवी होना ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। आज के क्लास में हम लोग मात्र 40 ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में यहां से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत बार पूछा गया है। देखिए अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। बताओ जी अक्ल का अंधा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अक्ल का अंधा मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, बी लगा के निकल लो, काफी ज्यादा कम टाइम है आपके बोर्ड परीक्षा का। देखिए संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है ये है रामधारी सिंह दिनकर की। क्या रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रोज इनमें से क्या है। भाई मैं जितने भी रिलेटेड सवाल आते हैं मैं कराते जा रहा हूं भाई, समझ लो ये 40 प्रश्न नहीं 100 प्रश्न होने वाला है आज के क्लास में, क्योंकि जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मैं कराते जा रहा हूं। देखिए रोज इनमें से क्या है। अब बताओ जी रोज क्या है। रोज कहानी है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, रोज कहानी के कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नाभादास की अभिरुचि थी। अब बताओ जी नाभादास की अभिरुचि किसमें थी। लोक भ्रमण ये भी थी, भगवत भक्ति ये भी थी, काव्य रचना ये भी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है, ये सभी इनकी अभिरुचि थी। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भूषण के पिता का क्या नाम था। कवित्त के रचनाकार भूषण के पिता का नाम पूछा गया आप सभी से, फटाफट से लगाओ आप सभी। क्या होगा इसका सही जवाब, तो मैं बता दूं रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम था। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। फटाफट से लगाओ आप सभी कि भगत सिंह के संपूर्ण परिवार का परिवार क्या था। बताओ आप सभी। भगत सिंह यानी हो गया एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है भगत सिंह, और इनका संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुंदर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। 25 का लगाओ आप सभी कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई। मनोहर, मंजुल, चारु, उत्कृष्ट, उत्तम, ये सारे तो सुंदर का ही तो पर्यायवाची है, तो लगाओ मनोहर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से
ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा? उच्च शब्द का विशेषण पूछा गया तो उच्चतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर सवाल, लगाओ आप सभी। तो मैं बता दूं, भोर का तारा, भोर का तारा किसकी कृति है? अब बताओ आप सभी, भोर का तारा जो रचना है किसकी? मलयज की, अज्ञे की, दिनकर की या फिर जगदीश चंद्र माथुर की? तो फटाफट से लगाओ क्या होगा इसका सही जवाब 27 का। तो मैं बता दूं यह रचना है जगदीश चंद्र माथुर की, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? आप बताओ आप सभी 28 का सही जवाब क्या होगा? तो यह भी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर की नाटक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल क्या जवाब होगा? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? अब बताओ जी, मोहन राकेश के बचपन का नाम पूछा गया। सिपाही की मां के रचनाकार है मोहन राकेश और इनकी रचना बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होने वाला है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा और आप सभी ए लगाओ। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जानवर और जानवर किसकी रचना है? जानवर और जानवर किसकी रचना है? यह भी मोहन राकेश की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर लगाओ आप सभी, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? अब बताओ आप सभी कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओ आप सभी, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? अब बताओ जी, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 32 का सही जवाब हो जाएगा 1971 ईस्वी में। क्या 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? बताओ आप सभी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, जूठन इनकी रचना का नाम है, जूठन के रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसको डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार कब दिया गया था? बताओ आप सभी 33 का सही जवाब क्या होगा? तो यह दिया गया था 1993 में। कब? 1993, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल आपके सामने है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? नामवर सिंह, मलयज, भगत सिंह या फिर उदय प्रकाश? क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से लगाओ आप सभी। तो मैं बता दूं यह मलयज की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखो जिस संज्ञा से, भाई ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है। जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाई जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, यानी खास व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे हो गया महात्मा गांधी, क्या महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, ये विशेष खास आदमी है, तो इसी प्रकार यही उदाहरण हो जाएगा। जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी हो सकती है, तभी संभव है। देखो जी, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या? स्वतंत्रता हो जी, भय मुक्त हो। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए इनमें से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की नहीं है? जी नहीं है। बताओ आप सभी। आंसू तो है, इंद्रजाल भी है, आंधी, शिवाजी का महत्व, ये शिवाजी का महत्व ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है ये इनकी रचना नहीं है, मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल आपके सामने है। कंकाल क्या है? अब बताओ जी कंकाल क्या है? 38 का सही जवाब फटाफट से लगाओ आप सभी। तो कंकाल एक प्रकार का क्या? उपन्यास है जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए और यह रचना है प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद की, ये भी ध्यान में रखिएगा। उपन्यास है कंकाल जो है 1929 में शायद प्रकाशित हुआ था। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, 1929 में प्रकाशित हुआ था और यह एक प्रकार का उपन्यास है और यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 39 नंबर सवाल आपके सामने है कि कूली प्रथा किसकी कृति है? अब बताओ जी कूली प्रथा जो रचना है वो किसकी है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठाकुर लक्ष्मण सिंह है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति देव। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति देव है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है
क्या पुत्र वियोग रचना है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सवाल है आज के क्लास का, अच्छे से लगाओ आप सभी कि रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है। मैं बता दूं रघुवीर सहाय जी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए तो आज के क्लास में हम लोगों ने किया 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो इस विद्या आनंद के इस चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और अगले क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवाल लेके आएंगे आप सभी के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में।